सो हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपके अपने खूबसूरत से प्यारे से यूट्यूब चैनल टैगोर क्लासेस पे। मैं मान के चलता हूँ थोड़ी सी कुछ चीज़ें होंगी, है ना, जो कंफ्यूजिंग लग रही होगी थोड़ा सा, या फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स लग रही होंगी, या हिंदी इंग्लिश का। बट मैं आपको पहले ही आश्वासन दिला देता हूँ, हिंदी इंग्लिश की कोई भी प्रॉब्लम मैं आने नहीं दूंगा आपको, ये मेरा वादा है। लिखा भले आपको दिख रहा है इंग्लिश में, परेशान मत हो, मैं एक एक वर्ड की हिंदी बताऊंगा, क्वेश्चन पूरा मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना बच्चों, कि हिंदी में भी इसका मतलब क्या होता है। फिर हम लोग उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो परेशान मत होना कि अरे ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। देखो, इंग्लिश में लिखा है उसको हिंदी वालों को समझना आसान होता है, जहां तक मेरा मानना है। बट हाँ, हिंदी में लिखे उसको इंग्लिश वालों को समझना, इंग्लिश वालों के लिए वो बहुत मुश्किल होता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग प्रैक्टिस सेशन लेकर के आएंगे, और मुझे लगता है, ठीक है ना, कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, क्योंकि मजा तभी आता है जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आ जाओ, शुरू करते हैं अपन लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस की, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, देखो जरा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 8, देखो 8 का मतलब क्या, अभी 8 का मतलब तो पता है कि भैया आपको क्या दिया है, 8 आइडेंटिकल स्फेरिकल ड्रॉप। कैसी है भाई, 8 छोटी छोटी क्या है, क्या है भैया अपने पास 8 छोटी छोटी क्या है, ड्रॉप्स हैं, छोटी छोटी बूंदे हैं, समझ रहे हो। तो 8 छोटी छोटी बूंदों का जो पोटेंशियल होगा, ठीक है ना, तो पहले तो देख लो जरा। तो एक पोटेंशियल का, ठीक है, एक ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है ना, स्फेरिकल ड्रॉप इज हैविंग अ पोटेंशियल ऑफ 9 वोल्ट। करें कि भैया एक ड्रॉप का, एक जो बूंद है ना छोटी सी, उसका वोल्टेज कितना है, 9 वोल्ट। तो 8 ड्रॉप का वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 8 9 72 वोल्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है, 8 ड्रॉप का 72 वोल्ट हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं, सुनो जरा, यहां पर इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो हम लोग कैपेसिटर का मदद ले सकते हैं, ठीक है ना, और एक तरीका जो मुझे समझ में आ रहा है वो देखो जरा। मुझे जो तरीका समझ में आ रहा है करने का, भैया एक बात बताओ, जो छोटी वाली बूंदे हैं, सुनना जरा ध्यान से, जो छोटी वाली बूंदे हैं, इनके पोटेंशियल के लिए मैं कहूं कि आप फार्मूला लिखो, तो आप लिखेंगे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, यही लिखेंगे आप, समझ रहे हो। तो ये छोटी वाली बूंद के लिए है, किसके लिए है, ये छोटी वाली बूंद के लिए है। तो 8 बूंदों की वजह से कितना हो जाएगा भाई, एक बूंद में कितने ड्रॉप है छोटे वाले में, जिसकी रेडियस कितनी है R। अब मैं आपसे कहूं कि सर ये बताओ, ये जो 8 बूंदें मिलकर के आपने बड़ी वाली बूंद बनाई, कौन सी, जो बड़ी वाली बूंद बनाई है, सर वो बड़ी वाली बूंद का रेडियस कितना होगा, समझ रहे बात को, कि वो बड़ी वाली बूंद का, क्योंकि देखो बाकी चीजें तो कुछ चेंज ही नहीं हो रही है ना भाई। 1 के लिए इतना है, तो 8 के लिए कितना हो जाएगा v डैश, अगर मैं फॉर 8 निकालूं तो ये कितना मिल जाएगा, तो आप कहोगे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8Q बाई R, ये 8 की वजह से हो जाएगा। चलो मैं इसको v नाम दे देता हूं, 1 पर इतना है तो 8 बूंदों पे टोटल पोटेंशियल इतना हो जाएगा। यहां तक समझ में एक बात। अब अगर एक बात बताओ, एक छोटी बूंद ली और एक छोटी बूंद को ले करके मैंने 8 बड़ी बूंदें बनाई। ये हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो बूंदें थी इनको मिला करके मैंने एक बड़ी बूंद बनाई, तो इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम रहने वाला है। बस ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात हमेशा याद रखना, ये कई जगह काम आएगा आपको। तो इससे ये कट जाएगा, तो r³ की वैल्यू जो है ये कितना है r अपने पास। अच्छा ये कितनी भैया छोटी बूंदें हैं, तो ये 8 छोटी बूंदें, 8 छोटी बूंदें, इसलिए 8 के हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 8r³। तो जो r³ की वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी, 2r का होल क्यूब, यानी जो r की वैल्यू आ गई सर वो कितनी आ गई, 2r। अब बड़ा जो, अब एक छोटी बूंद के लिए, अब रेडियस कितना हो गया, 2r। क्या उसमें कुछ ये बदल रहा है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं बदल रहा है, क्यों, तो वही है। तो एक बात बताओ, जब ये आपने बनाया तो 1 की वजह से कितना था, 8, जब छोटी छोटी बूंदें थी, जब रेडियस r था, अब ये भूल जाओ, ठीक है, अभी के लिए भूल जाओ। जब रेडियस r था तो वोल्टेज इतना था, कितना था भैया, इतना था वोल्टेज। अब रेडियस कितना है, 2r, तो v डैश अब क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये रेडियस कितना हो जाएगा, देखो जरा, तो r की जगह आपको क्या रखना है, 2r रखना है। चार्ज तो अभी भी उतना ही है ना, वो तो आपका बदल ही नहीं रहा है। तो आप क्या लिखोगे, क्योंकि 8 की वजह से था तो 8Q बाई में 2r, बस इतनी कहानी बदल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये वाली पूरी वैल्यू हमें पता है कितनी है, तो ये आप कहेंगे सर ये पूरी वैल्यू थी, कितनी आई थी अपने पास, 72 वोल्ट। ये कितनी आई थी, 72/2, कितना आ जाएगा टोटल, तो 72 को 2 से डिवाइड करेंगे 36 वोल्ट। एक तो ये तरीका है, ठीक है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है
ये कंसेप्ट याद रखना, 8 नहीं, अगर कितनी भी छोटी बूंदे, मान लो आपने n छोटी छोटी को बूंदों को मिला करके जिनका रेडियस r था बड़ी बूंद बनाई, तो बड़ी बूंद का रेडियस हमेशा क्या होगा n इंटू। बस ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है ना, कि वो क्या हो आपका, जैसे यहाँ पे 8 था तो ये 2 का क्यूब है, समझ रहे बात को। तो या आप इसको चाहो तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो nr पावर 1/3 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। या इसको ऐसे ना लिखो, मैं एकदम फार्मूला एक्यूरेट ही कर देता हूँ, है ना, कंफ्यूजन ना हो आपको, मैं ये फार्मूला एकदम से एक्यूरेट कर देता हूँ। चलो जनरल हर केस के लिए n की वैल्यू कुछ भी हो तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि जो बड़ी बूंद की रेडियस आएगी, जो बड़ी ड्रॉप की रेडियस आएगी वो हो जाएगी n की पावर 1/3 इंटू में स्मॉल r। ये याद रख लो बस, कितनी छोटी बूंद, n क्या बताएगा, ये बताएगा भैया कितनी छोटी छोटी बूंदें ली हैं, कितने आपने ड्रॉप्स लिए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये वाली पूरी वैल्यू हमें पता थी भैया कितना है 72 है सर, कितना है 72 है, तो ये पूरा रिजल्ट कितना आ जाएगा। तो पूरा उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि भैया ये क्वेश्चन हमने कैसे किया। एक और ये भी तरीका हो सकता था कि आप क्या करो, यहाँ पर कैपेसिटेंस की मदद ले लो कि एक ड्रॉप की कैपेसिटेंस कितनी होगी, क्यू इंटू मान लेते हैं कुछ चार्ज कितना होगा क्यू, तो हमें उसका पता है, तो हम लोग स्फेरिकल के लिए पढ़ चुके थे, c बराबर 4πε0 a होता है, तो 1 की वजह से आ जाएगा इतना, फिर 8 की वजह से निकाल लो, फिर उसके रेडियस में रिलेशन, तो निकालना रेडियस में रिलेशन है ये, तो क्यों लफड़ेबाजी करें। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, फटाक से आप लोग इसको नोट डाउन करो, और ये आपका पूछा गया है 2023 में। ओके चलो, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था हिंदी वाले, एक बार फिर से देख लो कि भैया 8 छोटी छोटी बूंदे हैं जिनका वोल्टेज कितना है 9 वोल्ट है। अब अगर उन 8 छोटी छोटी बूंदे को मिला करके मैंने क्या किया, एक बड़ी बूंद बनाई है, तो उस बड़ी बूंद का विभव कितना होगा। क्या बोल रहा है कि भैया हमने 8 छोटी छोटी बूंदे ली, 8 छोटी छोटी बूंदों जिनका विभव 9 वोल्ट है, उनको मिला करके एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, तो बड़ी बूंद पर विभव कितना होगा या बड़ी बूंद का विभव कितना होगा। क्लियर, तो वो हमने निकाल लिया। चलिए बहुत अच्छी बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, देखो उधर लिखा हुआ है, पढ़ो जरा आप लोग। क्वेश्चन में एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनो जरा क्या कह रहा है। कह रहा भैया कोई एक पॉइंट चार्ज है, सुनो जरा क्वेश्चन को मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखना सॉल्यूशन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है कोई q, यहां पर मैंने कोई पॉइंट चार्ज रख दिया q, जिसकी वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻⁻7 कूलम, ये है। अब आगे हमसे कह रहा है कि भैया द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमें क्या निकालना है, रेशियो मतलब अनुपात निकालना है वैद्युत विभव का। एक पॉइंट आपको P दे रखा है और एक पॉइंट आपको Q दे रखा है, दोनों की डिस्टेंस भी है कि भैया P कहां पर है 9 सेंटीमीटर पे, यहां से यहां पे कोई पॉइंट P है, ठीक है ना, जिसकी डिस्टेंस कितनी है 9 सेंटीमीटर, और यहां पे कोई पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस कितनी है, एक Q है जो कि कितनी दूरी पर है 4.5 सेंटीमीटर, यानी ये यहीं पर है, ये पॉइंट Q है, ये कितने डिस्टेंस पर है। अब अगर आप कायदे से देख लो ना, तो मान लेते हैं इसकी वजह से P पर पोटेंशियल कितना है V1 और Q पर पोटेंशियल है V2, तो आपसे ये कह रहा है कि भैया V1 बटे V2 कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया कि भैया एक बिंदु आवेश है जिस पे चार्ज कितना है 4 × 10⁻⁻7 कूलम। अब ये कह रहा है कि भैया एक पॉइंट ये Q है अपने पास जो कि 4.5 सेंटीमीटर पे है, और एक पॉइंट यहां पर है जो 9 सेंटीमीटर पे है, 9 सेंटीमीटर पे, तो हमें क्लियरली दिख रहा है। अगर मैं कह दूं, अगर मैं ये कह दूं कि भैया ये वाली डिस्टेंस कितनी है r, तो आप ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भैया 4.5 यानी 4.5 का डबल लाइन होता है ना, 4.5 को 2 से गुणा करोगे तो ये 2r लिखा हुआ है, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे भी अपन रेशियो निकाल सकते हैं ना। तो भाई हमें क्या निकालना है V1/V2 निकालना है। तो पहले यहां पर इसकी वजह से देखो तो क्या हो जाएगा भैया, कांस्टेंट के v का फार्मूला क्या होता है, आप कहोगे सर 1/4πε0 q/r, तो ये कितने डिस्टेंस पर है, तो आप कहोगे सर 2r डिस्टेंस पे, तो ये क्या हो जाएगा kq/2r, ठीक है, v1 kq/2r, हमें ये निकालना है ना भाई, v पॉइंट P पर है और पॉइंट Q पर है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि इस यहां पर पोटेंशियल सिंपल सी बात है कम होगा, ठीक है ना। v1 यानी कि पॉइंट P पर जो पोटेंशियल है और पॉइंट Q पर जो पोटेंशियल है उसका अगर मुझे रेशियो चाहिए तो हमें क्लियर दिख रहा है कि पॉइंट P पे तो रेशियो पोटेंशियल कम होगा, समझ रहे बात को। कि क्वेश्चन में एक बार देख लेता हूं। अभी फ्रॉम द पॉइंट चार्ज विल बी द ड्यू टू पोटेंशियल चार्ज of 4 × 10⁻⁷ the ratio of electric potential at a point P
हाँ पोटेंशियल P और Q के लेंगे, हाँ ठीक है। तो इसमें कम होगा, तो भाई ऊपर वाला पोटेंशियल क्या होगा भाई, Vp पे क्या होगा, कम होगा, Vq पे ज्यादा होगा, यानी ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी, नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, छोटी, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन सी नहीं हो सकता। सिंपल सी कहानी कट गई। अब आप देख लो यहाँ पे डिवाइड में Q पे कितना होगा भाई, Q कहां पर है, तो कांस्टेंट K, ये है आपका R डिस्टेंस पे, कितने पर है ये R डिस्टेंस पे, तो इसके लिए क्या आ जाएगा Q बाई R। कहानी खत्म है, KQ से KQ कट गया, R से R कट गया, तो क्या बचा Vp बटे VQ बराबर 1/2, यानी रेशियो कितना आएगा 1:। अगर यही आपसे क्वेश्चन में ये पूछा होता कि भैया ये बताओ VQ और VP का रेशियो कितना है, तो ये 2:1 हो जाता आपका। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में कई बार कंफ्यूजन पार्ट आ जाता है कि यार मैं 1/2 लगाऊं या 2.1 लगाऊं, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि हमेशा जो रेशियो लो ना, जहां पे ज्यादा है वहां पे कम। अब यहाँ पे एग्जैक्ट ये नहीं बोला है कि किसके रिस्पेक्ट में आपको लेना है, एग्जैक्ट ये नहीं बोल रहा है कि किसके रिस्पेक्ट में लेना है, P के रिस्पेक्ट में या Q के रिस्पेक्ट में, बस ये बोला है कि आप क्या बताओ रेशियो बता दो पॉइंट P और Q। तो P पहले इन्होंने बोला है, Q बाद में, तो P को ऊपर रखो Q को बाद में रखो, यानी आप आंसर क्या मारोगे 1/2 मारोगे या 1:2 मारोगे। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपका हो गया होगा, पल्ले पढ़ रहे होंगे बातें, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो जरा आप लोग, रीड करो क्वेश्चन नंबर 3 को, प्लीज रीड द क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है कि भाई द इक्विपोटेंशियल, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए और बी के बीच में हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी कि तुल्य धारिता हमें निकालनी है। तो भाई हमारे पास ये कई सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो इनको बनाओ। देखो ऐसा सर्किट जब भी ना है, जब भी है ना, तो इन पॉइंट्स को बीच वाले को कुछ नाम दे देते। अब देखो ये वाला पॉइंट ए यहां पर है, बीच में तो कुछ है नहीं, तो इस वाले पॉइंट को भी क्या बोल दो ए, यहां भी बीच में कुछ नहीं तो इसको बोल दो बी, और बीच में ये जो दो जोड़ है ना इसको कुछ नाम दे दो एक्स और वाई। अब इस सर्किट को थोड़ा सा डरा लो, और मैं एक बात आप लोगों को एडवाइस दे दूं, हालांकि अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट हाँ फिर भी मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं कि भैया कभी भी 4 या उससे ज्यादा सर्किट मिल जाए, चाहे आपको सेल लिगा मिल जाए, चाहे रेजिस्टेंस मिल जाए, चाहे आपको कैपेसिटर मिल जाए, तो आपको एक काम सबसे पहले करना है, चेक कर लेना है कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। क्या चेक करना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई व्हीटस्टोन सेतु बन रहा हो। अगर ऐसा होगा तो आपको फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ऐसे आप नहीं कर पाओगे, ऐसे करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जिन क्वेश्चंस में क्या बन रहा होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा होगा, उसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो क्या है कहानी सुनो जरा अपने पास, तो ए एक्स वाई बी, तो देखो एक ए और बी सीधा रखा हुआ है, ए और बी को सीधा रखो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां कहीं पॉइंट एक्स मान लेते हैं, यहां पे कहीं पॉइंट वाई मान लेते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और इसको ड्रा करते हैं कि भाई देखो ए और एक्स के बीच में एक पोटेंशियल है, ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर है जो कि कितने का है, आपको कहोगे सर 10 वोल्ट का, कितने का है 10 वोल्ट, सॉरी 10 माइक्रोफैराड का एक जो है कैपेसिटेंस है ए और एक्स के बीच में। ए और वाई के बीच में देखो, ए और वाई के बीच में देखो, ए और वाई के बीच में ये वाला पोटेंशियल जो है कैपेसिटर लगा हुआ है, ए और वाई के बीच में ये 20 माइक्रोफैराड वाला। तो ए और वाई के बीच में कौन सा लगा हुआ है, तो आप कहोगे सर क्लियर दिख रहा है कि 20 माइक्रोफैराड वाला। एक्स और बी, एक्स यहां पर है, बी यहां पर है, कौन सा लगा है, आप कहेंगे सर 20 माइक्रोफैराड लगा हुआ। कौन सा लगा हुआ है, आप कहोगे सर 20 माइक्रोफैराड लगा हुआ है। और बी और वाई के बीच में, बी और वाई के बीच में 40 लगा हुआ है, बी और वाई के बीच में कौन सा लगा हुआ है, आप कहोगे सर 40 लगा हुआ है। ये बी हो गया, क्लियर। और क्या है भाई, एक्स और वाई के बीच में लगा हुआ 5 माइक्रोफैराड, एक्स और वाई के बीच में क्या लगा हुआ है, एक आपका यहां पर। अब ये आपका सर्किट है, आपके पास सर्किट कौन सी है, ये आपके पास सर्किट है। अब इस सर्किट को देखो, तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है, उसका रेशियो सुनो जरा, कि अगर इन पर जो लगे हुए चाहे वो रेजिस्टेंस हो या कैपेसिटेंस हो, अगर इनकी जो संलग्न भुजाएं हैं या इनकी जो ये साइड्स हैं, इनका रेशियो अगर बराबर है, यहां पे कौन सा लगा हुआ है 40 माइक्रोफैराड, तो देखो यहां पे 10/20 कितना हो जाएगा भैया, सर आप बोलोगे सर 10/20 तो कितना होगा 1/2, यहां पे 20/40 1/2, यानी रेशियो बराबर है। अगर रेशियो बराबर है तो बीच वाले में कोई भी चार्ज या करंट फ्लो नहीं होगा। कभी भी व्हीटस्टोन ब्रिज में ऐसा आपको शेप मिल जाए तो ये बात आप कॉन्सेप्ट को दिमाग में पकड़ के रखना कि भैया
अगर ऐसा है कि रेशियो बराबर हो गया तो बीच वाले से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ये वाला जो कैपेसिटर है इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अब आपको ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट निकालना है, ए और बी के बीच का। तो देखो ये वाले किस में है भाई, एक ही रास्ते पर है, तो ये किस में है, श्रेणी क्रम में। और तो पहले देखो जरा, ये 10 माइक्रोफैरड और 20 माइक्रोफैरड किस में है, श्रेणी क्रम में। 10 माइक्रोफैरड एंड 20 माइक्रोफैरड किस में है, तो आप कहोगे सर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में सी इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या होता है, तो आप कहोगे सर वहां पे होता है C1 C2 डिवाइडेड में C1 प्लस C2। या आप ये वाला फार्मूला अगर नहीं भी रखना चाहो तो वो वाला जो आप पढ़ते हैं वही रख लेते हैं, क्यों कंफ्यूजन हो। चलो एक बार के लिए पूरा मैं कर ही देता हूँ। तो क्या होता है इक्विवेलेंट, तो इसमें मान लेते हैं C1 बनेगा या C डैश बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं, C डैश। C1 प्लस C2 होता है 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस C2। तो इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, C2 इधर जाएगा, C1 इधर, तो 1/C डैश बराबर C1 प्लस C2 डिवाइड में C1 C2। इसको और सिंप्लीफाई करोगे, अब इसको पलट दो ना, आपको C डैश की वैल्यू चाहिए, तो C डैश के लिए क्या करोगे, इसको पलट दो, C1 C2 डिवाइड में C1 प्लस, तो कर वही रहे बस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू में 20 डिवाइडेड में 10 प्लस 20, तो ये हो जाएगा आपके पास 200 बटे 20 और 10 30। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये कितना आया 20/3 माइक्रोफैरड। सिमिलरली जब आप इसको ऐड ऑन करोगे, भाई नीचे वाले ये भी दोनों किसमें दिख रहे हैं, सीरीज में, तो इसको C डबल डैश बोल दो। तो इसके लिए भी कितना हो जाएगा 20 इंटू में 40 डिवाइडेड में 20 प्लस 40, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 800 डिवाइडेड में 60, सॉरी 800 डिवाइड बाय 60, तो 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 40/3। तो ये आ गया 40/3, कितना आ गया। अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि अगर आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट आप बनाओ तो आपको क्या मिलेगा, ये पॉइंट A है, एक सर्किट पर ये मिल रहा है और एक सर्किट पर आपको ये मिल रहा है, ये B है, ये कितना आया है भाई, ये आपका C डैश है और ये आपका C डबल डैश है, दोनों किसमें है, पैरेलल में है। तो नेट आ जाएगा C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, C डैश प्लस में C डबल डैश, तो ये कितना मिलेगा भैया 20/3 प्लस में 40/3, तो ऐड करोगे तो 60/3 और 60/3 कितना आ जाएगा 20 माइक्रोफैरड, कितना आएगा 20 माइक्रोफैरड आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत भाई, यहाँ पर था 20/3, ये आया था 40/3, तो 40 और 20 60/3 यानी कि 20 माइक्रोफैरड आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर 20 माइक्रोफैरड आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर, कोई कंफ्यूजन वाली बात समझ में आई बात। तो ऐसे आपको कभी सर्किट मिल जाए ना तो देख लेना कहीं व्हीट स्टोन तो नहीं बना रहे, ट्राई करना, इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे, 2-4 क्वेश्चन ऐसे तो हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि आपको प्रैक्टिस करने से आएगा नहीं, आ जाएगा मेरे बच्चों, टेंशन मत लेना। अच्छा जी, दूसरा और लास्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको, तो ऑप्शन नंबर ए इसका, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगली बात कर रहा है कि इफ अ थिन मेटालिक शीट ऑफ सेम एरिया, कह रहा है कि भैया हमने क्या किया, सुनो जरा, मैं इसको रफ कर देता हूं। ओके, चलो देखो थोड़ा सा, कह रहा है कि भैया हमने एक थिन मेटालिक शीट ली, हमारे पास क्या था, एक पतली धातु की हमने एक प्लेट ले ली, शीट ले ली सेम एरिया की, जो कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए रखा गया है। देखो कह रहा है कि भैया ये हमारे पास 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पहले से थे, इसी के सेम एरिया का मैंने एक और प्लेट कैपेसिटर ले लिया। तो अच्छा इसको पहले पर मिटा देते हैं बीच वाला भी। तो कह रहा है कि जब ये ऐसा था, ठीक है ना, इनके बीच का सेपरेशन कितना था सर D, तो इनके बीच में जो कैपेसिटेंस थी वो कितनी थी, C थी। अब हमने कहा कि सर एक काम कर रहे हैं हम, हमने कहा बोलो बच्चा क्या कर रहे हो, बोला एक प्लेट उठा के बीच में रख दिया। अब इनके बीच में तो ये वाली सेपरेशन D थी, ये वाली कितनी हो गई D/2। तो एक बात बताओ, हमने क्या यहां पर, क्योंकि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस थी C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D, तो हमारे पास जो ये 2 प्लेट थी पहली और दूसरी, क्या मैंने इन प्लेटों के बीच में डिस्टेंस चेंज किया है? जवाब है नहीं, वो तो वहीं पे रखे, बस उनके बीच में तीसरे को बिठाया। ये 2 आदमी ये बैठे थे, इनके बीच में तीसरा बिठा दिया, तो इन दोनों का क्या ही फर्क पड़ा। तो उसमें देखो, तो क्या इनके बीच में डिस्टेंस में कोई बदलाव आया? तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनके बीच में लाके रख दिया, इनको नहीं हटा रहे। ये पहली प्लेट जहां थी वही है, दूसरी प्लेट जहां थी वही है, उसको नहीं बदल रहे, बस बीच में लाके तीसरी बिठा दी। कहा अच्छा, तो डिस्टेंस तो कोई नहीं बदल रहे, चलो बहुत बढ़िया, तो डिस्टेंस की वजह से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सर क्या एरिया बदला आपने?
नहीं जी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस प्लेट में तो मैंने कोई छेड़छाड़ी नहीं की है ना, ये प्लेट तो जैसी थी वैसी रखी हुई है, प्लेट पे तो कुछ इफेक्ट ही नहीं डाला मैंने। तो जब भैया प्लेट पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा है, यानी ना तो मेरा एरिया में कोई बदला हुआ, ना तो डी में कोई बदला हुआ, इसका मतलब कि भैया इसकी कैपेसिटेंस में भी कोई बदलाव नहीं होगा। या दूसरे तरीके से आप समझना चाहो कि भैया मान लो इस पे प्लस का चार्ज था, तो इस पे उतना ही क्या आ जाएगा, नेगेटिव का चार्ज आएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा C/2। अब इस पे नेगेटिव है तो इस पे क्या है, पॉजिटिव है। तो अगेन आप देख लो यहाँ पर भी कितना आएगा, C/2 और C/2 मिलकर के कितना हो जाएगा, ऑलरेडी C हो जाएगा। तो वैसे ये ध्यान में रखो कि भैया मैं यही बताऊंगा कि भैया ना तो प्लेटों के बीच का डी चेंज हुआ डिस्टेंस, ना तो उनका एरिया चेंज हुआ, इसका मतलब कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं होगा, कैपेसिटेंस C था, C है, C बना रहेगा। वो है ना, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। तो यहाँ पे C था, C है और C बना रहेगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे, क्वेश्चन आपको समझ में थोड़े बहुत आए होंगे। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चल अपन लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, मैं ऑप्शंस में अलग लिख दूं क्या, नीचे वाला विजिबल, चलो क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है, हमारा करना रखा है। चल, तो सबसे पहले हमारे पास ये रहा क्वेश्चन कि भैया यहाँ पर ये अपने पास दो प्लेटें थी, ठीक है ना, देखो जरा, ये पहली प्लेट है, ये दूसरी, और ये वाली है दूसरी प्लेट। ये कौन सी, ये पहली प्लेट और ये दूसरी प्लेट, जिनके बीच का सेपरेशन D है, और इनके बीच में हमने दो मीडियम रख दिए, एक का परावर्तनांक K1 और एक का K2। परावर्तनांक का मतलब क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनका दिया हुआ है परावर्तनांक। तो कह रहे हैं कि भैया प्लेट इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा। तो हमने कल भी आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, अगर आपको फार्मूला याद हो, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस समेशन I की वैल्यू 1 से लेकर के n तक Ti प्लस का समेशन I की वैल्यू 1 से लेकर के n तक का Ti डिवाइड में Ki। ये हमने फार्मूले की चर्चा की थी, ठीक है। ये अपने पास क्या था, कल का ये फार्मूला था, मैंने कहा था इसको याद रख लेना। आज मैं जाते जाते होमवर्क भी आपको तो दूंगा, ठीक है ना, इस पे एक दो क्वेश्चंस आप लोगों को करने के लिए थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस होंगे। कल मैंने एक क्वेश्चन ऐसा किया भी था, है ना, बट यहाँ पे K और Q2 की जो है न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, तो उसको सॉल्व करना है रख करके। चलो करते हैं। तो C की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो आप कहोगे सर एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस ये T1 कितना है भाई, D/2, तो यही तो आएगा भाई, दो बार है तो T1 प्लस का T2 प्लस इसके लिए आ जाएगा T1 बाई K1 प्लस का T2 बाई K2। ओके, तो C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A, अब आपको क्लियरली दिख रहा है भैया कि T1 है D/2, T2 है D/2, तो D/2 मिलकर के D हो जाएगा, तो ये हमें क्लियरली दिख रहा है, तो जरूरत ही नहीं है। तो ये T1 ये कितना है भाई, D/2 K1 प्लस D/2 K2, तो ये D से D कट गया। ओके, तो क्या बचेगा, C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A। अब यहां से देखो D/2 दोनों में कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा 1/K1 प्लस 1/K2, तो D पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और इसको भी आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये K2 इधर मल्टीप्लाई ये K1, तो क्या मिलेगा देखो जरा, K2 प्लस K1 डिवाइडेड में K1 K2, तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा क्योंकि बटे का बटा आएगा, डिवाइड के अंदर भी डिवाइड आएगा, तो ये K1 K2 ऊपर चला जाएगा। तो ये हमने कल भी इसको फाइंड आउट किया था कि ऐसा ये फार्मूला बन के आता है, कल भी हमने क्वेश्चन किया था उसमें ये आया था। बस अब यहाँ पे क्या है, तो C की वैल्यूज रख दो, तो 2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, K1 कितना है, ये 2 है, एक 5 है, तो रख दो यहाँ पर वैल्यूज, तो ये आ जाएगा 2 × 5 बटे 2 प्लस 5, तो 2 × 5 10 दूनी 20, तो C की वैल्यू आ जाएगी 20 और ये 5 2 7, तो 20 बटे 7 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब देख लो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, क्या विजिबिलिटी है यार नीचे, इधर तो दिखना चाहिए था, हाँ चलो यहाँ तो दिख रहा है, फिर कोई बात नहीं। तो हमें ये पता, हमें क्लियरली विजिबल है, कौन सा ऑप्शन सही होगा फिर हिसाब से 20 बटे 7 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ऑप्शन नंबर C। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन वैसे है, ऐसे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर लेना भैया, ऐसे क्वेश्चंस आपको दर्शन दे सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, आने वाले हैं, ठीक है। और खास करके दो के लिए तो ये फार्मूला आप याद रख लो कि सीधा सीधा भैया 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D K1 K2 अपान में K1 प्लस K2, ये याद कर लो दो कैपेसिटर के लिए। अगर मैंने दो ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखे हैं इस तरीके से, तो आप ध्यान में रख लेना इसको। ओके, चलो फिर इसको रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं अपन। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, देखो उसको ध्यान से पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर 6 को।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस। कोई एटॉमिक न्यूक्लियस है जिसके लिए Z की वैल्यू यानी एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। कह रहा है कि भैया ये कोई एक एटम है, सुनो ये कोई एटम है। अब यहां पर इसका क्या है, न्यूक्लियस है और इसका आपको रेडियस पता है। आपसे पूछ रहा है कि इसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, जहां पे रेडियस दे रखा है 9 × 10⁻⁻5 मीटर, यही है ना, -5 यार, गड़बड़ी तो नहीं हो जाएगी कुछ, -15 होना चाहिए। चलो कोई नहीं, देखते हैं कितना होगा। ठीक है, और ऑप्शंस एरर लग रहे हैं ऑप्शंस में मुझे, चलो करके देख लेंगे भाई। ये न्यूक्लियस इतना है, अब हमें क्यों चाहिए भाई, तो क्यों हमेशा एक बात बताओ भाई, इस पे अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, कौन होते हैं सर, प्रोटॉन होते हैं। अब अगर कितने प्रोटॉन होंगे भाई, अगर एटॉमिक नंबर कितना है 50, तो हमेशा याद रखना है कि न्यूक्लियस में जो चार्ज होता है ना, न्यूक्लियस पर जो चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है, Ze होता है। क्या होता है, हमेशा Ze होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर, तो इस पे चार्ज देख लो कितना हो जाएगा, तो Q बराबर क्या होता है, हमेशा याद रखना Q बराबर Ne, पढ़े हो ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q बराबर Ne। तो N कितना है भाई, जितने नंबर ऑफ, जितना क्या होगा इसका एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो N की वैल्यू कितनी है, 50 है। तो यहां पे रखो जरा, तो Z की जगह पे आ जाएगा 50 और इसकी जगह पर 1.6 × 10⁻−19। तो आप इसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 16 पंजे 80 × 10⁻−19। तो ये चार्ज आ जाएगा कूलम। अब आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, आपके पास रेडियस है, Q है, R है और Q है, तो V निकाल लो। V होता है 1/4πε0 Q/R, ये होता है ना। तो ये कितना होता है, 9 × 10⁹ इंटू में Q कितना दिया हुआ है 82 × 10⁻19 डिवाइड में R कितना दिया हुआ 10⁻5। ओके हाँ, 9 × 10⁻5। तो इससे ये कट जाएगा, ये ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 9 और 5 मिलकर के 14। तो 10⁻14 × 80 × 10⁻19, तो ये हो जाएगा 80 इंटू में 10⁻5, ये होगा, तो ये आ जाएगा 8। क्वेश्चन ऑप्शन में कुछ एरर है यार, ये -15 तो नहीं होगा, रेडियस -15 होना चाहिए यहाँ पे, जैसा तक मुझे लग रहा है। क्वेश्चन में कुछ एरर लग रहा है मुझे यार। यहाँ पे आप एक काम करो, 10 के बाद भाई एटॉमिक साइज है तो यहाँ पे -15 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से -15 होना चाहिए, ध्यान में रखना थोड़ा सा। तो अगर यहाँ पे -15 तो कितना रखोगे आप, -15 रखोगे, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि एटॉमिक साइज है ना, एटॉम की साइज लगभग इतनी, या चलो जो भी अभी इस पे करके देख लेते हैं ऑप्शन मैच करता है कि नहीं, फिर अपन आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर तो 8 × 10⁴ आएगा, 9 का तो चांस ही नहीं है। हाँ ठीक है, चलो देख लो। तो यहाँ पे कितना जाएगा, -15, ओके, ऊपर जाएगा तो 15 और 9 कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा ये तो 15 प्लस का 10 25, 15 9 24, तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 10⁻24। ये ऊपर देखो, ये ऊपर जाएगा 10⁹ था ही, 10⁻15, 10⁻−19, तो 15 और 9 24 -19 करेंगे तो 19 5 24, तो इतना जाएगा 10⁵5 प्लस का जाएगा और ये बन जाएगा आपका 8 × 10⁶। अरे यार अब ये 10⁴ कहां से ले आए, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा। तो बस ये ध्यान रखना था, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में एरर हो गया था, 10⁻−15 मीटर था, तो R मिल गया, हमने Q निकाला Ze, ये अपने पास कॉन्सेप्ट आया, फार्मूला था, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹, चार्ज अपने पास इतना था, रख दिया। R की वैल्यू 9 × 10⁻15 लेना था, वही गलती थी कि भाई 5 ले लेते अपन, तो -15, 9 से 9 कट गया, 80 × 10⁻19, ये -15 ऊपर गया तो -15 और ऊपर जाएगा तो प्लस हुआ, तो 15 और 9 24, 24 से 19 घटा 5 बचा, तो ये 80 × 10⁵5, यहाँ पे 8 × 10 था, 10 उधर गया तो 10⁻6 हो गया, तो 8 × 10⁶ वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन सी होगा सर, अब तो लग ही गया है आपका, ऑप्शन नंबर बी सही कर दो, मैं क्यों कुछ बोलूं, है ना। चलो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। यहाँ पर एक नई बात आपने सीखी कि भैया अगर कभी भी आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ, क्या दिया हुआ सर, एटॉमिक नंबर दिया हुआ, तो Q बराबर हमेशा Ze होगा, और ये कहां से आता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। कहां से आएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आएगा। Q बराबर आपने क्या पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, Q बराबर N × E, जहां पे N क्या होता है, नंबर ऑफ चार्जेस। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है देख लो जरा। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है,
कह रहा है कि कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी दे रखा है 8 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। और कह रहा है कि भैया इसको 1000 वोल्ट से, यानी V की वैल्यू भी दे रखी है 1000 वोल्ट। अब आपसे कह रहा है कि भैया इसकी एनर्जी कितनी होगी, तो हल्का सवाल है। E बराबर क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर, तो 1/2 C की वैल्यू 8 × 10⁻⁻6 फैरड, भाई माइक्रोफैरड है ना, तो 10⁻⁻6 फैरड। V कितना है भैया 10⁻3, 1000 का मतलब 10⁻3, और इसका स्क्वायर, तो ये 1/2, ये 4 आ जाएगा, तो 4 × 10⁻⁻6 और ये 10⁻6 निपट गया, कितना आ जाएगा 4 जूल। कौन सी एनर्जी आएगी, 4 जूल, ऑप्शन नंबर बी। हल्का सवाल था, इसमें कुछ नहीं करना था, इससे ज्यादा आसान क्या ही लोगे आप लोग, हैं 9-10 वालों के लिए सवाल था यार, 9th 10th वाले कर देंगे इसको बढ़िया से, ठीक है, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है। अजी मिटलने में दिक्कत कर रहा है, क्या बात है, आज कुछ ज्यादा हो गया क्या, कपड़ा जैसे करना पड़ेगा इसका, चलो कोई नहीं, कल करते हैं। करे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर अ कैपेसिटर, करे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हमने भैया कल भी कहा था, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी। क्या कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी। ये क्या होता है, आपको स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, एनर्जी डिवाइड में वॉल्यूम, ठीक है ना। तो एनर्जी का फार्मूला अभी हमने देखा, भाई एनर्जी का फार्मूला कितना होता है सर, हाफ CV स्क्वायर डिवाइड में वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है भैया, एरिया इनटू सेपरेशन या एरिया इनटू डिस्टेंस, ठीक है ना, एरिया इनटू में डिस्टेंस, ये याद रखना। तो हाफ CV स्क्वायर डिवाइड में एरिया कितना है a, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, सेपरेशन कितना है d है, d डिस्टेंस पे रखा गया, तो a इनटू में d, तो ये क्या मिलेगा, हाफ CV स्क्वायर डिवाइड में AD, ये मिलेगा अपने को, हाफ CV स्क्वायर डिवाइड में, अभी तो यार ऑप्शन में नहीं है, अभी क्या करें, अभी क्या करें, कोई और उपाय। अच्छा तो क्या पर यहां पे एक बात कर सकते हैं क्या, कि ए तो है नहीं, एरिया को गायब कर, अरे यार ये तो वैल्यूम हो जाएगा, मैं इसको क्यों ही यार, एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम निकालना ना, इसको तो हम वैल्यूम बोल देंगे, इससे तो हमें डिवाइड करना है। क्या बोला, एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम फॉर अ कैपेसिटर, एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम, हाँ ठीक है, पर यूनिट वैल्यूम निकालना है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये तो वैल्यूम हो गया ना, तो इसको तो वैल्यूम करना है, तो ये हाफ CV स्क्वायर, और ये आपको ये जो वैल्यूम है ना, अभी हमें कब निकालना है, जब V की वैल्यू 1 है, यूनिट वैल्यूम बोला ना, ये पॉइंट मिस हो रही थी, पर यूनिट वैल्यूम पूछा है ना, तो इसका वैल्यूम कितना बोला है 1 है, तो ये कितना जाएगा हाफ CV स्क्वायर। भैया क्या बोल रहा है कि जो एनर्जी 1 यूनिट वैल्यूम में है, एनर्जी वही हो जाएगी हाफ CV स्क्वायर, दिमाग ही नहीं लगाना है, हाफ CV स्क्वायर, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। अब इसको आप करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कैसे कि एनर्जी डेंसिटी का हमने तो फार्मूला निकाला था सर, कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, तो ये भी देख लो भाई, एप्सिलॉन नॉट E की वैल्यू कितनी होती है, V बाई D होती है यार, ये तो ऑप्शन में 1/2 एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर बाई D स्क्वायर, क्या ये ऑप्शन में है, हाँ यार ये भी ऑप्शन में है, ये होगा ऑप्शन आपका, सॉरी फॉर दैट, गुस्ताखी माफ हो, C की वैल्यू आपका ना हो करके, क्योंकि ये ऑप्शन में दे रखा है तो ये ज्यादा बेहतर है, क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर C, सॉरी C नहीं होगा यार, वो गलत बात थी, हमने एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला ऑलरेडी पढ़ रखा था ना, Q = हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, अब ये क्या होता है V/D होता है, भाई V बराबर क्या होता है E × में D, तो E बराबर हो जाएगा V/D, तो ये V स्क्वायर डिवाइड में D स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर B। गलती मत कर देना यार, ठीक है ना, वहां पे हाफ CV है, ठीक है ना, CV स्क्वायर नहीं था वहां पे ऑप्शन में, ऑप्शन भी थोड़ा सा एरर था, अगर CV स्क्वायर होता तो वो भी अपन मान सकते कि भाई यूनिट वैल्यू था, बट वहां पे CV है ऑप्शन में अपने पास, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर बाई D स्क्वायर, वो मेरा ऑप्शन सी गलती थी, उसको सीरियसली मत ले लेना। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। तो एनर्जी डेंसिटी का ये फार्मूला था, अप्लाई किया और ये वैल्यू अपने को मिल गई। ओके, एक लास्ट अपने पास है, देख लो। अच्छा, यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है ये आपके पास में लिखा हुआ है C, और यहाँ पर लिखा हुआ है 3 माइक्रोफैरड, और जो ऑप्शन है आपके पास मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन A B दिख रहा है, ऑप्शन C, चलो छोड़ो मैं सर्किट बना देता हूँ इधर। यहाँ पर 3 माइक्रोफैरड है, एक यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और यहाँ पे वैल्यू C है, यहाँ पे है 3 माइक्रोफैरड,
यहाँ पर है 1.5 माइक्रोफेरेड, यहाँ पर भी है 3 माइक्रोफेरेड। आपसे कह रहा है कि भैया C इक्विवेलेंट आपको दे रखा है 1 माइक्रोफेरेड, आपसे C की वैल्यू पूछ रहा है। क्या दिया हुआ आपको? C इक्विवेलेंट दे रखा है और आपसे C की वैल्यू पूछ रहा है। चलो कर लो जरा, आसान है, इजी है। अब एक बात यहाँ पे देखो, सबसे पहले इनको पकड़ो, ये दोनों किसमें है? अगर मैं इनको कहूं कि ये तो 3 माइक्रोफेरेड, ये भी 3, ये कितना है? ये 3 माइक्रोफेरेड है, ये 3 है। अब ये किसमें है? तो आप कहोगे सर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है इनका, तो ये क्या हो जाएगा? C प्लस में 1.5। अब एक बात बताओ, मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था ये 3 कैपेसिटर सीरीज में है, तो इसकी वैल्यू होती है C/n। कितनी होती है? C/n, जहां पे C क्या था? सब की वैल्यू थी। अब ये कितने हमें दिख रहा है कि भाई ये तो 1 है, ये दे रखा है इक्विवेलेंट 1 है। C कितना है अपने पास टोटल? मुझे नहीं पता, मान लेते हैं C ही मान लेते हैं। कितना है C? कितने हैं कैपेसिटर? 3 है, तो C की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। समझ रहे हो? तो यानी कि सारे माइक्रोफेरेड कितने के होने चाहिए? 3 के होने चाहिए, यानी ये भी 3 का, ये भी 3 का, तो ये भी टोटल कितना होना चाहिए? तो कहोगे आप सर ये भी टोटल कितना होना चाहिए? 3 माइक्रोफेरेड। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.5 माइक्रोफेरेड। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, वैसे करोगे कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, मैं सच बता रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ पे फिर अब ये सीरीज में है तो आप करोगे 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। करना चाहो तो चलो एक बार उसको भी कर देते हैं, क्यों ही दिमाग लगाना। चलो वैसे समझ में आ गया ना, आंसर अपना 1.5 आएगा, परेशान मत हो। चलो मैं इसको कर ही देता हूँ, पूरा मेथड से कर देता हूँ, बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो 1/C इक्विवेलेंट कितना होता है सर? होता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये कितना दिया हुआ है? 1, तो 1/1 तो 1 हो जाएगा। ये अपने पास 1/3 प्लस C2 भी मान लेते हैं 1/3 है, सॉरी C3 भी है 1/3, और ये कितना है? 1/C + 1.5, तो ये आ जाएगा 1, ये 1 और 1 2/3 प्लस 1/C + 1.5, तो 1/C + 1.5, ये इधर आएगा तो 1 - 2/3 हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा? 1/C + 1.5 इक्वल टू 3 का नाम 3 से 2 जाएगा, तो 1 से 2 तिहाई घटाएंगे तो 1/3 बचेगा, पलट दो तो वही अगेन आ जाएगी कहानी यार। तो C की वैल्यू 3 - 1.5, यानी C की वैल्यू अगेन 1 पॉइंट। तो आंसर मैंने पहले बता दिया था, बट ज्यादा दिमाग लगाना चाहो तो आप ये अप्रोच है ये कर लो, ठीक है ना। कैलकुलेशन अब यहाँ पे तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी पड़ गई आपको, कई बार इसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन इतनी खतरनाक दे देंगे कि हालत खराब कर देते हैं। चलो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अब आप लोग एक दो जो है क्वेश्चंस होमवर्क में ले जाओ, 2 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, इनको आप ट्राई करके आओगे, इन्हें आप क्या करोगे? ट्राई करके आओ। ओके, पहला क्वेश्चन है, ये 2 प्लेटें हैं, ठीक है ना, जिनमें दोनों का एरिया कितना है? दोनों प्लेटों का एरिया है A, सेपरेशन है D। अब यहाँ पे इस तरीके से हमने मीडियम भरे हैं, एक हमने मीडियम ये भर दिया है, इसका कैपेसिटेंस है कुछ K1, ठीक है ना, और एक मीडियम हमने यहां पर भर दिया है, ठीक है ना, इस तरीके से इसका K1 है, इसका हमने भर दिया K2, और पूरा प्लेट का एरिया था A1। प्लेटों का एरिया क्या था? A था, इस वाली प्लेट का, और इसका भी एरिया था। इस बार हमने इस तरीके से नहीं फिल किया कि ये D/2 ना 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 ना, इस बार मैंने इस तरीके से पढ़ा भाई, दोनों प्लेटें ऐसी थी, ऐसे फिल किया है। एक क्वेश्चन ये करना है, इसके लिए भी आपको C बताना है कितना होगा, और सेम ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी मैं दे रहा हूं आपको, उसमें भी आपको C बताना है। इधर दे दे यार, चलो थोड़ा सा नीचे ही कर देते, समझ में आ जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को करना, ये प्लेट ये है अपने पास प्लेट, इसका भी एरिया A है, इसका भी एरिया A है, ठीक है, और यहां पे भी मैंने क्या किया है, सेपरेशन इनके बीच की जो कितनी है वो D है, और ये वाली जो सेपरेशन हमने रखी है ये वाली वो D/2 है। यहां पे मैंने एक मीडियम भर दिया है, एक मीडियम हमने यहां पर भर दिया, एक मीडियम हमने इधर फिल किया है, और एक मीडियम हमने इधर फिल किया है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, सब में अलग अलग मीडियम है, लेकिन सबके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबका कितना है? K। क्लियर है? इसका भी आपको क्या करना है? C फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों क्वेश्चंस में आपको C फाइंड आउट करके लाना है, करना, फिर बाकी अगले क्वेश्चन में मिलते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ में। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों को आज की क्लास कैसे लगी? क्वेश्चंस थोड़े से कल वाली क्लास में अपन इनकी चर्चा करने के बाद कुछ थोड़े से समझ रहे हो ना, क्वेश्चन को थोड़ा अप ले जाएंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, आप लोगों से पोलाइटली रिक्वेस्ट है, इन क्वेश्चंस को, अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रीफर है, नीट के में भी आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं, ऐसा नहीं है। आपकी वाइकेट उठा के देख लेंगे, आपको इस कॉन्टेक्ट में या इस कॉन्सेप्ट में मिलेंगे। अब अपन कल
थोड़ा सा और हाई लेवल चलेंगे और अगले क्लास में, यानी अभी 2 और अपन लोग करेंगे। ये लेक्चर नंबर 13 है, 14 और 15 दो में अपन क्वेश्चंस करेंगे अभी। और अपने अपन लोग जो लेवल है ना वो आईटी लेवल तक को टच करेंगे, मतलब उस पर बहुत ज्यादा नहीं करेंगे बट हाँ वहां तक पहुंचेंगे अपन लोग, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिए और अपनी तैयारी को आराम से अंजाम दीजिए अपनी तैयारी को। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो